नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला कांस्टेबल का एग्जाम है या फिर पेपर 1 है या फिर हाई कोर्ट का एग्जाम है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको RVTI बोला गया, फॉर वुमेन इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये जो रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? ये स्थित है झुंडला में। झुंडला में स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये झुंडला कहाँ पर आता है जहाँ पर ये रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये झुंडला जो है वो तहसील शिमला रूरल में जो है वो आता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है ये फॉल करता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल में महिलाओं के लिए कहाँ पर है। देखो, जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास केंद्र भी जो है वो स्थित है। ये जो हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम है, इसको इस तरह से लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। ये जो है वो कौन से ईयर में स्थापित किया गया था? तो ये जो है वो 2015 में स्थापित किया गया था। एक ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ये कौशल विकास निगम इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है वोकेशनल डिग्री कोर्स भी जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसको BVOC जो है वो बोलते हैं। BVOC यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री जो है वो बोलते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम जो है वो हिमाचल के 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो स्टार्ट किया गया है। और ये जो है वो दो तरह के जो है वो सेक्टर्स में जो है वो स्टार्ट किया गया है, एक रिटेल मैनेजमेंट में और एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में। इनमें जो है ये स्टार्ट किया गया है। और इस स्कीम के तहत जो है वो 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हैं हिमाचल प्रदेश में। और डिफरेंट बैचेज में जो है वो 40 स्टूडेंट्स हैं RM में और 40 स्टूडेंट हैं HT में, यानी कि रिटेल मैनेजमेंट में 40 हैं और हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म में भी 40 हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3347 स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है इस एकेडमिक सेशन में। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। BVOC डिग्री के बारे में भी, जो बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री कोर्स है उसके बारे में भी। इसमें 2 सेक्टर हैं, उनमें 80 बच्चे हैं और ओवरऑल 3347 बच्चे जो हैं वो जिनको ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर मिल रही है। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट्स अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी क्षेत्र है, बागवानी के तहत क्षेत्र कुल कृषि के क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत योगदान जो है वो देता है? अब देखो, हॉर्टिकल्चर का जो है वो अपना एक अलग से जो है वो योगदान रहता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में यही पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है ना वो कितना % कंट्रीब्यूट करता है पूरे एग्रीकल्चर एरिया में। तो ये जो है वो लगभग 26% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बोलते हैं द एरिया अंडर द हॉर्टिकल्चर इन स्टेट इज 26% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया की। हिमाचल प्रदेश में जो बोलते हैं हॉर्टिकल्चर के तहत क्षेत्र आता है वो 26% आता है पूरे एग्रीकल्चर एरिया का, जो कि 8,91,926 हेक्टेयर है। बोलते हैं इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है इन टर्म ऑफ, अगर हम प्रोडक्शन में बात करें तो 22% जो है वो इसका जो है वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन रहता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स की वैल्यू जो है वो 16,076 करोड़ है इंक्लूडिंग वेजिटेबल, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की वैल्यू जो है वो 4,461.59 करोड़ जो है वो है। ये 2023-24 का जो है वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो है। हॉर्टिकल्चर के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो 2024-25 का आउटले है, यानी कि 2024-25 की जो बजट आउटले है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्वेश्चन ये पूछेंगे कि 2024-25 में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कितना पैसा जो है वो मिला है। तो बजट आउटले में ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसको 220.86 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को 910 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। इसी 910 करोड़ रुपये में जिससे जो है वो हॉर्टिकल्चर को 220 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। यहाँ से छांट कर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। पूरे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को जो है वो 910 करोड़ रुपया और हॉर्टिकल्चर को 220, और अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो 187 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये है हमारे 2024-25 की बजट की आउटले। ये भी आपने यहाँ से नोट कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं।
हैं। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी टू द फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फेंसिंग इंटरलिंक चेन फेंसिंग अंडर मुख्यमंत्री कृषि उपदान संस्करण योजना। तो बोलते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री कृषि उपदान संस्करण योजना है, इसमें सौर वार्ड लगाने के लिए, इंटरलिंक चेन वार्ड लगाने के लिए किसानों को कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो देखो, ये जो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, इसके तहत जो है वो सब्सिडी जो है वो दी जाती है, और इसके तहत 70% सब्सिडी दी जाती है अगर सोलर फेंसिंग वगैरह जो है वो करवानी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से जो है वो देखेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संस्करण योजना है, इसमें जो है वो 70% सब्सिडी का प्रोविज़न रखा गया है अगर किसानों को सोलर फेंसिंग इंटरलिंक चेन फेंसिंग करनी है, या फिर कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग जो है वो करनी है, या फिर बारबर्ड वायर फेंसिंग करनी है। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उनको 70% सब्सिडी दी जाएगी। ये जो मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, इसके तहत जो बजट का प्रोविज़न किया गया है वो 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविज़न जो है वो किया गया है 2024-25 के लिए। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि इस योजना में जो है वो बाड़बंदी की सुविधा दी जाती है, जो फेंसिंग की सुविधा दी जाती है, और उसको देने के पीछे का रीज़न ये भी है कि खेतों में जो जानवर, यानी कि कई बार बंदर घुस जाते हैं, कई बार कोई और भी जानवर होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर प्रॉपर रूप से बाड़बंदी की होगी या फिर सोलर फेंसिंग भी की होगी, जहां से झटका लगता है अगर उस फेंसिंग को टच करते हैं थोड़ा सा करंट का, तो उससे जो है वो खेतों का संरक्षण जो है वो हो सकेगा और किसानों की आय में भी जो है वो वृद्धि हो पाएगी। ये सब यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी इन जुब्बल तहसील ऑफ शिमला। तो बोलते हैं कि हाटकोटी शिमला जिले की जुब्बल तहसील में है। बोलते हैं यहाँ पर जो हाथेश्वरी मंदिर है, इसकी जो शैली है, इसकी शैली जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो हाटकोटी में मंदिर है, इसकी जो शैली है, उसकी शैली जो है वो पिरामिडल शेप्ड जो है ये मंदिर है, पिरामिडल शेप ये मंदिर है। चलो ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास हिमाचल में कुछ और मंदिर भी हैं जो इसी शेप में जो है वो बने हुए हैं। इस तरह के मंदिर जो खास तौर पर हैं वो अपर शिमला साइड ही जो है वो बने हुए हैं, जुब्बल साइड ही जो है वो बने हुए हैं। इन मंदिरों में जो है वो हमारे पास जो है वो हाटेश्वरी देवी का मंदिर हाटकोटी शिमला आता है, एक शिव टेम्पल हाटकोटी में आता है, एक महासू टेम्पल दियोरा जुब्बल में जो है वो आता है, और एक शिव टेम्पल दियोरा इन जुब्बल में जो है वो आता है। तो ये मंदिर हैं जो कि इसी स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। मंदिरों के आर्किटेक्ट स्टाइल की जब भी बात की गई है तो हिमाचल में अलग अलग तरह की शैलियों के मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं, जैसे कि पैगोडा स्टाइल हो गया, पेंट रूफ स्टाइल हो गया, शिखर स्टाइल हो गया। इस तरह के मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, तो पैगोडा स्टाइल में के मंदिर पूछे जाते हैं। पैगोडा स्टाइल में जो मुख्य रूप से मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि हमारे पास कुल्लू का माता हडिम्बा देवी का मंदिर है, कुल्लू के नगर में ही त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, कुल्लू के कोकान में जो है वो आदि ब्रह्मा का टेम्पल है, कुल्लू के दयार में जो है वो त्रियुंग नारायण का मंदिर है, किन्नौर में सुंगरा महेश्वरा मंदिर है। ये सारे पैगोडा स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। एक हमारे पास पेंट रूफ स्टाइल भी आता है। पेंट रूफ स्टाइल में शक्ति देवी मंदिर छितराड़ी का जो है वो बना हुआ है, बिजली महादेव मंदिर जो है वो बना हुआ है, शिरगुल मंदिर जो है वो बना हुआ है। अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये जो हाटेश्वरी मंदिर है कि ये पेंट रूफ स्टाइल में बना है। तो मैं बता दूं कि प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और जब पूछा गया था तो जो आंसर दिया गया था वो पिरामिडल शेप ही दिया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन ही था ये, तो इसमें भी कन्फ्यूजन आप मत रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारे पास एक डोम स्टाइल भी आता है। डोम स्टाइल यानी कि गुंबद रूप में जो मंदिर बने होते हैं, जैसे कि हमारा माता ज्वाला जी का मंदिर है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, ये डोम स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। डोम स्टाइल में हमारे पास चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है वो आता है, हमारे पास जो है तारना देवी मंदिर आता है जो कि मंडी में जो है वो स्थित है। तो ये सारे डोम स्टाइल में बने हुए हैं, गुंबद नुमा शेप में जो है ये मंदिर जो है वो बने हुए हैं। अब मंदिरों की जब हम बात कर ही रहे हैं, डिटेल से मंदिरों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो चंबा के मंदिरों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कि चंबा में शक्ति देवी टेम्पल है पेंट रूफ स्टाइल का, चंबा में लक्षणा देवी मंदिर है पेंट रूफ स्टाइल का। ये मंदिर इंपॉर्टेंट है और किसके द्वारा ये बनवाए गए थे, तो चंबा के राजा मेरू के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था और कौन से स्टाइल में ये बना हुआ है, ये आप कमेंट कर जो है वो जल्दी से बता दीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा का कौन से स्टाइल में बना हुआ है और किसके द्वारा बनवाया गया था।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्ज़ाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जैसे कि आपका आने वाला HPRC का TGT, JBT और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो अभी HPRC के होंगे, तो उन एग्ज़ाम्स को आप तैयार करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे से, जो है आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। यहाँ से देखो आपकी स्टडी को एक तो प्रॉपर शेप मिलेगी, टाइम मैनेज आप प्रॉपरली कर पाएंगे, आप एक स्मार्ट वर्क कर जो है वो मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में, और जहाँ पर पास होने की ज़रूरत होगी वहाँ पर पास होने में भी अच्छा स्कोर जो है वो आप ले पाएंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट को जो है वो करते हैं और किस तरह से जो है वो आप चीज़ों को समझते हैं। टोटली सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आप कौन सा रास्ता लेते हैं, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप कौन सा रास्ता लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलते हैं, विच विलेज पंचायत इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश unanimously elected all women members only during the December 2010 जनवरी 2011 इलेक्शन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस ग्राम पंचायत में दिसंबर 2010-2011 जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पर सर्वसम्मति से सभी महिला सदस्यों को जो था वो चुन लिया था। अगर हम बात करते हैं कि किन्नौर की ऐसी कौन सी जो था वो पंचायत थी जिसने ऐसा किया था, तो किन्नौर की ये कामरू पंचायत जो था वो आती थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किन्नौर की ये कामरू पंचायत थी जहाँ पर जब 2010 दिसंबर में और जो जनवरी का 2011 का महीना था वहाँ पर जब इलेक्शन हुए थे, तो इन्होंने ना मतलब वोटिंग वगैरह ना कर सर्वसहमति से ही जो था वो अपने सदस्य जो था वो चुन लिए थे, और जितने भी चुने गए सदस्य थे वो सारी महिलाएं जो था वो इनके द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, तो कामरू का नाम यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। देखो, हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 3615 पंचायतें जो हैं वो आती हैं। अब 3615 पंचायतें जो हिमाचल प्रदेश में आती हैं उसमें से किन्नौर ज़िले में अगर आप देखेंगे तो किन्नौर में जो है वो 73 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आती हैं। ये हमारे पास मार्च 2023 तक का डाटा है कि हमारे पास किन्नौर में जो है वो 73 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आती हैं, और टोटल नंबर ऑफ तो 3615 ही हैं। अगर हम किन्नौर की ही बात अगर कर रहे हैं तो किन्नौर में ऐसे कितने जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो आते हैं, तो 241 इनहेबिटेड विलेजेस आते हैं। और किन्नौर में कितने अनइनहेबिटेड विलेजेस आते हैं, तो किन्नौर में 419 जो है वो अनइनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो आते हैं। टोटल विलेजेस किन्नौर में कितने आते हैं, टोटल 660 गांव जो है वो किन्नौर में जो है वो आते हैं। इनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं यहाँ पर, 241 हैं। अनइनहेबिटेड कितने हैं यहाँ पर, 419 हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना कि अनइनहेबिटेड और इनहेबिटेड विलेजेस जो हैं वो किन्नौर में जो है वो कितने हैं। अच्छा, ये भी याद रह जाएगा किन्नौर के बारे में। किन्नौर अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि किन्नौर जिला भी एक बना था, तो किन्नौर हिमाचल का कौन से नंबर का जिला जो था वो बना था, तो 6ठे नंबर का जिला किन्नौर बना था। ये जो था वो 1960 में कि हिमाचल प्रदेश का जो था वो एक जिला जो था वो बना था। कब, 1960 में हिमाचल का एक जिला बना था। अगर इसके एरिया की भी हम बात कर लें कि इसका एरिया जो है वो कितना है, क्योंकि हिमाचल का जो एरिया है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से अगर हम किन्नौर का एरिया देखेंगे तो 6,401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो किन्नौर का एरिया है। और ये कितना परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 11.50% जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है। बस इतना सा हमें यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। बोलते हैं द माइवा कांदियो इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ये जो पीक है माइवा कांदियो की, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसका एल्टीट्यूड भी यहाँ पर दिया गया है 5944 मीटर। और दूसरे में बोलते हैं जालसू, जो जलासू पीक है वो कनेक्ट करती है कुल्लू को कांगड़ा से। तो ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पीक्स दी गई हैं। अब आपको बताना है कि ये जो माइवा कांदियो पीक है क्या ये कुल्लू में ही स्थित है और 5944 मीटर एल्टीट्यूड पर ही स्थित है, और दूसरा जालसू जो पास आता है वो क्या कुल्लू को कांगड़ा से जो है वो कनेक्ट करता है। पहली स्टेटमेंट को हम देखते हैं तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। ये जो माइवा कानिंदियो पीक आती है ये कहाँ पर आती है, ये
कुल्लू में ही जो है वो आती है। 5,944 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अगर हम जलासू पास की बात करते हैं कि ये जो है वो कहाँ पर आता है और किस किस को आपस में जो है वो जोड़ता है, तो जलासू पास देखो आता तो हिमाचल में ही है, परंतु ये कुल्लू को कांगड़ा से जो है वो नहीं जोड़ता। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है। अच्छा, अब ये पास किसको किसके साथ जोड़ता है, वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो इस पास का आपने ध्यान रखना है कि जो जलासू पास जो है वो आता है, ये जोड़ता है कांगड़ा को चंबा से। कांगड़ा को चंबा से जो है ये जोड़ता है, ना कि कुल्लू को कांगड़ा से। कांगड़ा हो जलासू का जोत इसको बोलते हैं। तो इसका हमारे पास ओनली वन सही आंसर है, दूसरा तो हमारे पास गलत था। और ये जलासू जोत जलासू पास जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। चंबा से कांगड़ा को जो दर्रे जोड़ते हैं वो भी एक लंबी लिस्ट हमारे पास जो है वो है। उसमें एक वारू दर्रा जो है वो आ जाता है। वारू पास जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वारू पास के अलावा एक तोरी पास जो है वो आता है, ये ध्यान रखना है। तोरी के अलावा जो है वो तिलंग पास जो है ये आ जाता है। एक तिलंग पास भी इम्पोर्टेंट है। तिलंग के अलावा एक चौरी पास जो है वो आ जाता है। चौरी पास ये भी इम्पोर्टेंट है। चौरी के अलावा जो है वो बलेनी जोत जो है वो आता है। ये भी जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। भीम घसूतड़ी पास जो है वो एक आता है। भीम घसूतड़ी भी आपने ध्यान रखना था। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पासेज हो गए जो आपने याद रखने हैं कि चंबा को कांगड़ा से जो है वो आपस में जोड़ते हैं। इतना सा याद रख लिया काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं अ यूरोपियन ट्रैवलर मिस्टर विगने विजिटेड चंबा इन विच ईयर। तो एक यूरोपीय यात्री था जिसका नाम विगने था, उसके द्वारा चंबा की यात्रा भी की गई थी। अब बोलते हैं कि इसने चंबा की यात्रा कब की थी। तो देखो, अगर इसकी चंबा की यात्रा की हम बात करते हैं तो इसने चंबा की यात्रा 1839 में जो था वो की थी। कब? 1839 में की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। जब 1839 में ये चंबा होते हुए आया था तो उस टाइम चंबा का राजा कौन हुआ करता था? तो चरहट सिंह उस टाइम चंबा का राजा जो था वो हुआ करता था। चरहट सिंह वही राजा हुआ करता था जिसके कार्यकाल के दौरान नाथू वजीर कर एक वजीर भी हुआ करते थे। नाथू वजीर काफ़ी समझदार थे, काफ़ी सावधानी से जो था वो इन्होंने राजपाट संभाला था। राजपाट इसलिए संभाला था, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब चरहट सिंह राजा बने थे तो उनकी आयु कम थी, तो नाथू ही जो था वो कामकाज को देखते थे। नाथू वजीर की मृत्यु 1838 में हो जाती है और उसके बाद वजीर भागा जो है वो चंबा के वजीर जो था वो बने थे। और 1839 में इस चंबा रियासत को जो था वो विगने के द्वारा जो था वो विजिट किया गया। जनरल कनिंघम के द्वारा भी जो था वो इसको विजिट जो था वो किया गया था। और 1844 में जो था वो चरहट की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद श्री सिंह चंबा के राजा बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान लक्कड़ साहब ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि लक्कड़ साहब ब्राह्मण किस रियासत में हुआ करते थे? वो चंबा रियासत में हुआ करते थे और श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ करते थे। और श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान मेजर ब्लेयर रेड जो था वो चंबा के सुप्रीडेंट जो था वो बने थे। तो मेजर ब्लेयर रेड जब चंबा के सुप्रीडेंट बने थे तो उनके द्वारा काफ़ी काम चंबा में करवाए गए थे, तो काफ़ी माना जाता था उनको। मेजर ब्लेयर रेड कब चंबा के सुप्रीडेंट बने थे? तो 1863 में चंबा के सुप्रीडेंट ब्लेयर रेड जो था वो बने थे। इतना आपने ब्लेयर रेड के बारे में ध्यान रखना है। चरहट सिंह के बारे में याद रखना है। चरहट सिंह और एक चतर सिंह अलग से है। चतर सिंह चंबा के वो राजा हुए जिनको आदेश दिया गया था औरंगजेब के द्वारा कि जितने भी तुम्हारी रियासत में हिंदू मंदिर हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, परंतु चतर सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था। उन आदेशों को नहीं माना था। उसके बाद उसको दिल्ली भी बुलाया गया था, वो दिल्ली भी नहीं गया, उसने किसी और को ही दिल्ली भेज दिया था। परंतु जब तक वो कोई वहाँ पर दिल्ली जाकर पहुँचते तब तक कोई और ही विद्रोह जो था वो मुगलों के खिलाफ किसी ने कर दिया था और वो वहाँ पर उलझ गए थे। चतर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ था और उन्होंने आदेश भी नहीं माने थे। ठीक है जी, तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास। रिवर्स के बारे में दिया गया है। बोलते हैं सतलुज रिवर एंटर बिलासपुर एट कसोल एंड लीव्स एट नैला। तो बोलते हैं कि बिलासपुर कसोल, सतलुज नदी बिलासपुर में कसोल के समीप प्रवेश करती है और नैला के समीप ये छोड़ भी देती है। और आगे बोलते हैं द फेमस फोर्ट लाइक बछरेटू एंड दगोगा महलोट लाइज इन कोट हिल्स की। जो बिलासपुर में इंपॉर्टेंट फोर्ट आते हैं, एक बछरेटू फोर्ट हो गया, दगोगा महलोट फोर्ट हो गया, ये कोटधार में जो है वो आते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद 5 डिस्ट्रिक्ट की। बिलासपुर 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, बिलासपुर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि सतलुज नदी यहाँ पर कसोल में ही एंटर करती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई थी, कसोल में ही एंटर करती है और नीला के समीप बिलासपुर को ये छोड़ जाती है।
ये तो सही हो गया। बिलासपुर शहर जो है बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे ही बना हुआ है। और बिलासपुर में जो है वो जो बिलासपुर में जो एक मेला होता है नलवाड़ी का मेला, वो भी सतलुज नदी के किनारे ही जो है वो होता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। दूसरा बोलते हैं बछरेटू किला जो है और दगोगा महलौट जो है वो कोटधार में आते हैं। देखो कोटधार जो है ये बिलासपुर में ही आती है, और ये जो बछरेटू आता है, बछरेटू किला और दगोगा महलौट, ये जो है वो कोटधार में ही आते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही दी गई है। अब बोलते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद 5 अदर डिस्ट्रिक्ट, कि बिलासपुर 5 अन्य राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। ये तो मैप पर देखकर पता चलेगा कि बिलासपुर कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देखेंगे ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। एक ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा हमीरपुर के साथ, तीसरा ये मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है और चौथा सोलन के साथ। तो इसने तो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही बाउंड्री शेयर की। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई थी कि बिलासपुर 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वो भी हमने देख लिया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। मंडी, हमीरपुर, ऊना और सोलन, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। कौन सी डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो आप मैप में देखकर ही गैस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है वो भी एनालाइज हमने यहाँ पर कर लिया, इतना सा एनालाइज किया। यहाँ पर वही लिखा गया है कि बिलासपुर शेयर बाउंड्री मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट वॉज द एपी सेंटर ऑफ भाई दोना पाइदो मूवमेंट। तो बोलते हैं कि कौन सी रियासत ऐसी थी जो भाई दोना पाइदो मूवमेंट की केंद्र थी। अब भाई दोना पाइदो मूवमेंट जो चला था उसका केंद्र क्या था, उसका केंद्र सिरमौर हुआ करता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कई बार तो एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस आंदोलन के बारे में। बोलते हैं कि भाई दोना पाइदो मूवमेंट किस मूवमेंट की एक्सटेंशन थी। तो भाई दोना पाइदो ये जो मूवमेंट चलाई गई थी, ये जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो था वो एक्सटेंशन थी। अभी जो भाई दोना पाइदो एक इस तरह से फ्रेज बनाया गया था, इसका भी मतलब था। इसका क्या मतलब था? भाई दो ना पाइदो। भाई दो ना मतलब कि आप जो है वो फिजिकल कोई भी सहयोग अंग्रेजों को मत दो। मतलब आप जो ब्रिटिशर्स आपसे सहायता मांगते हैं, आप बेगार करते हो वहाँ पर जाकर और भी अन्य चीज़ें करते हो, तो उस तरह से अपना भाई मत दो। मतलब अपना कोई भी फिजिकल वहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो सहायता मत दो वहाँ पर जाकर। तो भाई दो ना पाई दो। पाई दो ना मतलब कि उनको फाइनेंशियली भी सहायता मत दो। जो वो अलग अलग टैक्स लगाते हैं, बेगार के टैक्स लगा देते हैं लोगों के ऊपर, जो लोगों के ऊपर बर्डन बनते हैं, वो टैक्स भी मत दो। तो तभी ये मूवमेंट चलाई गई थी, भाई दो ना पाई दो। मतलब भाई भी मत दो, पाई भी मत दो, ये इसका मतलब हुआ। और सिरमौर में ये स्टार्ट हुई थी और इसका एक इस आंदोलन की एक्सटेंशन थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी ये एक्सटेंशन थी। सिरमौर में अगर हम आंदोलनों की बात करते हैं तो सिरमौर में तो हमारे पास और भी आंदोलन हुए, जैसे कि हमारे पास सिरमौर में जो था वो पझौता मूवमेंट भी सिरमौर में हुआ। पझौता मूवमेंट 1942 के आसपास हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट की वो एक्सटेंशन थी। सिरमौर में जो सिरमौर प्रजामंडल बना था वो कब बनाया गया था वो भी क्वेश्चन बनता है। तो वो 1939 में सिरमौर रियासती प्रजामंडल जो था वो बनाया गया था। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिए गए हैं और उनकी कैपेसिटी दी गई है इन टर्म ऑफ मेगावाट। तो सावड़ा कुड्डू है, जिप्सा डैम परियोजना है, त्रिवेणी महादेव है और जांगी थोपन है। ये जो सावड़ा कुड्डू परियोजना यहाँ पर दी गई है ये 111 मेगावाट की परियोजना है। तो पहले को ए को चौथे के साथ मैच कर दो। यहाँ पर जिप्सा डैम परियोजना दिया गया है, तो जिप्सा डैम परियोजना जो है वो लगभग 300 मेगावाट की परियोजना है। कितने की? इसको पहले के साथ कर दो 300 मेगावाट की। यहाँ पर त्रिवेणी महादेव परियोजना जो है वो दिया गया है। त्रिवेणी महादेव परियोजना 72 मेगावाट की परियोजना है, दूसरे के साथ मैच कर दो। जांगी थोपन दिया गया है, जांगी थोपन जो है वो लगभग 780 मेगावाट की जो है वो परियोजना आती है। तो इसका चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं इन परियोजनाओं की तो सबसे पहले सावड़ा कुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की जो परियोजना दी गई है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और पब्बर रिवर बेसिन पर जो है ये बनी हुई है।
एक बात आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जिप्सा डैम परियोजना जो है वो दिया गया है। जिप्सा डैम परियोजना की अगर हम बात करते हैं कि ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये तो पता चल गया आपको कि ये से 300 मेगावाट की है, परंतु जिप्सा डैम परियोजना है कहाँ पर, तो ये लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जिप्सा विलेज आता है जहाँ पर ये परियोजना जो है वो स्थित है। आगे त्रिवेणी महादेव परियोजना जो है वो दिया गया है। तो त्रिवेणी महादेव परियोजना 72 मेगावाट की है। त्रिवेणी महादेव परियोजना 72 मेगावाट की है और कांगड़ा में जो है वो स्थित है। तो इतना सब आपने याद रखना है इन परियोजनाओं के बारे में, जो कि स्पेसिफिक रूप से ऑप्शंस में जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर इनकी कैपेसिटी ज़रूरी है, यहाँ पर कहाँ पर ये स्थित है वो ज़रूरी है। कमेंट कर कर आप बताएंगे कि जो रेणुका जी परियोजना आती है उसकी कैपेसिटी कितनी है। रेणुका जी परियोजना की कैपेसिटी कितनी है वो आप जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग टुक ओथ टू वियर ब्लैक क्लोथेज टिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस। बोलते हैं कि भारत की आज़ादी मिलने तक काले कपड़े धारण करने की शपथ जो था वो किसने दी थी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट कर कर बताना है इसका आंसर। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।